नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों का इजी साइंस इन हिंदी में स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। शुक्राणु की संरचना। तो शुक्राणु की संरचना, तो शुक्राणु के 3 भाग होते हैं। शुक्राणु के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला शीर्ष, इसे हम अंग्रेजी में हेड कहते हैं। दूसरा है गर्दन, जिसे हम नेक कहते हैं। तीसरा हो जाता है इसमें पूंछ, जिसे हम टेल कहते हैं। तो शीर्ष में कौन कौन सी संरचना होती है, गर्दन में कौन सी संरचना पाई जाती है और पूंछ में कौन सी संरचना पाई जाती है, इसी का हम अभी अध्ययन यहीं पे हम करेंगे। तो सबसे पहले इसका फिगर हम बनाएंगे। तो हमने बता दिया शुक्राणु 3 भागों में बटा होता है। पहला शीर्ष, दूसरा है गर्दन, तीसरा पूंछ है। तो इसकी हम संरचना बनाएंगे। तो संरचना में सबसे पहले हम बनाएंगे हेड। तो हेड कैसे बनता है? ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे। ये थोड़ा साफ है, ऐसे ये कौन सा पार्ट हो गया? हेड। तो हेड पार्ट में तो सबसे पहले इसमें रहेगा एक्रोसोम। सबसे पहला पार्ट यही रहता है, एक्रोसोम। तो सबसे पहले अगर एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो उसमें भी लिखा होता है इस सबसे पहले शीर्ष भाग पर इसके एक्रोसोम होता है। ये एक्रोसोम ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे इसको कलर कर देंगे। ऐसे ऐसे इसको कलर कर देंगे, एक्रोसोम हो गया है। दूसरा यहाँ पे होता है न्यूक्लियस। यहाँ पे दूसरा क्या होता है? न्यूक्लियस। इसके बाद यहाँ पे होता है, ये 2 ऐसी छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, ऐसी ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ये केंद्रक हो गया, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक। ये होता है अप्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जिसे हम कहते हैं हिंदी में समीपस्थ, समीपस्थ तारक केंद्र। ये होता है डिस्टेंशियल सेंट्रियोल, जिसे हम कहते हैं दूरस्थ तारक केंद्र। दूरस्थ तारक केंद्र। इसके बाद यहाँ से ऐसी टेढ़ी टेढ़ी संरचना आ जाती है। ऐसे ही रहती है। उसके बाद यहाँ से पूंछ वाला पार्ट चला जाता है। यहाँ पे क्या होता है, ये इसका
नेक पार्ट हो गया, गर्दन वाला जो मैंने बताया ना 3 भागों में होता है, तो नेक हो गया। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस प्रकार की संरचना ऐसी पाई जाती है। उसके बाद यहाँ से एक अब ये जो है टेल वाले पार्ट का हो गया, ये टेल हो गया। तो इसमें से एक फिलामेंट निकली होती है, एक फिलामेंट होती है। तो अब सबसे पहले समझेंगे, इसमें मैंने बता दिया है फिलामेंट, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी में भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इसे कहते हैं, इसे हिंदी में कह लेंगे तंतु। तो सारी चीज़ें पहले समझेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म, तो स्पर्म 3 भाग होते हैं, हेड, नेक, टेल। हेड में कौन कौन संरचनाएं होती हैं, एक्रोसोम, एक्रोसोम पाया जाता है। एक्रोसोम क्या करता है, एक्रोसोम का कार्य क्या होता है, तो हम जानते हैं कि कोई भी अंडाणु कोशिका हो उसमें 2 लेयर होती हैं, एक होती है जोना पेलोसिडा और एक होती है कोरोना रेडिएटा। अब जब शुक्राणु जाएगा तो ये रोकेंगी, ये फर्टिलाइजेशन होने से रोकेंगी। तो इसमें एक्रोसोम में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि इस कोरोना रेडिएटा और जोना पेलोसिडा लेयर को काट देते हैं और इसमें प्रवेश कर जाते हैं, और इनका फर्टिलाइजेशन होता है। अब ये प्रवेश कर जाते हैं तो ये न्यूक्लियस जो होता है वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। अब इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो जो ये इसमें फिर न्यूक्लियस बचेगा नहीं। तो इसमें जो होता है तो एप्रोक्सीमल सेंट्रियोल न्यूक्लियस का कार्य करने लगता है और जो ये डिसेंट्रियल सेंट्रियोल है ये सेंट्रियोल में परिवर्तित हो जाता है। तो मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि ये जो केंद्रक है ये इसमें चला जाएगा, तो एप्रोक्सीमल सेंट्रियोल न्यूक्लियस के स्थान पर हो जाएगा, और जो डिसेंट्रियल अर्थात दूरस्थ तारक केंद्र है ये तारक केंद्र हो जाएगा। ये इतना यहाँ हो गया, ये हेड पार्ट का हो गया। उसके बाद इसमें आ जाता है नेक। नेक माने गर्दन। गर्दन पे इस पर एक संरचना होती है जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी कोशिका हो, चाहे वो शरीर की कोई कोशिका हो, चाहे शुक्राणु कोशिका हो, उसे ऊर्जा के लिए, तो हम जानते हैं कि ऊर्जा के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ही जिम्मेदार होता, क्योंकि वहाँ पे एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा ग्रह के रूप में यहाँ पे रहता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा देता किसे है, तो इसमें से फिलामेंट जुड़ी होती है तो इसे देता है। ये ऐसे 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 मूव करने लगता है। तो जब शुक्राणु जब फीमेल के वेजाइना में जाता है तो इसे कहाँ पे फर्टिलाइजेशन देखो होता है, एम्फुलरी स्थमस जंक्शन पे होता है। ये जो अंडवाहिका होती है यहाँ पे होता है। तो वहाँ तक जाने के लिए इसे कोई तो माध्यम चाहिए जाने के लिए। तो कैसे जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया फिलामेंट को देता है ऊर्जा और ये मूव करता है, और मूव करते करते फ्लाई करने लगता है किसमें, वेजाइना में, और फ्लाई करते 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 एम्फुलरी स्थमस जंक्शन पे चला जाता है और वहीं पे इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो मैंने सभी कार्य बता दिए, एक्रोसोम के कार्य बता दिए, न्यूक्लियस के कार्य बता दिए, अप्रॉक्सिमल डिसेंट्रियल दोनों सेंट्रियोल के कार्य बता दिए, माइटोकॉन्ड्रिया बता दिए, फिलामेंट बता दिया। अब 3 पार्ट होते हैं तो सबको पता हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें सारी चीज़ों के बारे में, आज शुक्राणु के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है, जिन भाइयों को समझ में नहीं आता है, उनके तक शेयर करें। थैंक यू।